नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन इस वीडियो के अंदर कक्षा 9 लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, बिना देरी किए चलते हैं इस पाठ के ऊपर और इस पाठ का एक एक कंप्लीट टॉपिक है वो अपन कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट 5 है बेटा। और इस पार्ट 5 का क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका। अब सबसे पहली बात आती है कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? तो मित्रों, कोशिका क्या है? तो देखो, जिस प्रकार से अपन को मकान बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सबसे पहले क्या चाहिए सर? सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? नीचे शुरू पहले नींव खोदेंगे। नींव खोदने के बाद फिर उसमें पत्थर डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, फिर दीवारें बनेगी। फिर दीवार बनने के बाद में दीवार बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होगी और ईंटों के बाद में दीवारें बनाएंगे, फिर छत डालेंगे तो प्लास्टर करेंगे। तो बताओ, सबसे छोटी इकाई क्या होगी हमारी मकान बनाने के लिए? सबसे छोटी इकाई होगी क्या कि मकान बनाने के लिए मुझे सीमेंट, पत्थर और ईंटों की आवश्यकता होती है। तो सीमेंट, पत्थर और ईंटें क्या हो गई? इस मकान की मौलिक इकाई हो गई। इसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। मनुष्य के शरीर की या जीवों के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो क्या कहेंगे? कोशिका क्या है? अपन लिखेंगे सजीवों के शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है यानी कि सजीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है बेटा? कोशिका कहलाती है। बात आ गई। फिर इसके बाद में आती है बेटा खोज के आधार पर कोशिका के प्रकार। किसके आधार पर? खोज के आधार पर कोशिका के प्रकार। खोज के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखो, खोज के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? नंबर 1 आएगी मृत कोशिका और एक आएगी बेटा कौन सी? जीवित कोशिका। अब आती है भाई मृत कोशिका और जीवित कोशिका। नंबर 1 मृत कोशिका की खोज किसने की? तो देखो बेटा, नंबर 1 लिखते हैं अपन, इधर लिखता हूं। नंबर 1 है बेटा मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? बताओ, मृत कोशिका की खोज की थी बेटा किसने? देखो, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। बात आ गई। ठीक है, कैसे की? उन्होंने क्या लिया? कार्क। क्या लिया? कार्क। अभी कार्क क्या होते हैं? जो आपने देखा होगा एपिथेलियम ऊतक। ऐसे मानो जो होती है ना पादपों में, उस पादपों में जो सबसे बाहरी होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? सबसे बाह्य त्वचा होती है पादपों की। उस बाह्य त्वचा को क्या कहा जाता है? कार्क कहा जाता है। यानी पादपों की छाल। आपने समझा गया तो छाल को, यानी पादपों की जो छाल होती है उसी का कहा जाता है कार्क। तो उसमें क्या देखा
जो कारक है उस कारक में सूक्ष्मदर्शी से देखा। किसको? सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या है, उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसी संरचना है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, इस प्रकार की संरचना उसे दिखाई देती है। ठीक, किसे? रॉबर्ट हुक को, है ना। तो इन कोशिकाओं, इन कोष्ठों को, इन प्रकोष्ठों को क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। इन प्रकोष्ठों को क्या कहा गया? कोशिका। क्या कहा गया? कोशिका नाम दिया गया। ठीक है, कोशिका नाम दिया गया। क्या कहा कि कारक में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो देखने पर उन्होंने क्या कहा? छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। उन प्रकोष्ठों को क्या कहा गया बेटा? कोशिका। क्या कहा गया? कोशिका। इस प्रकार से मृत कोशिका की खोज हो गई। ठीक है, कोशिका शब्द किससे बना है बेटा? कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। और सेल कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। यानी कोशिका क्या है? एक प्रकार की छोटा कमरा है। कोशिका एक प्रकार क्या है? हमारे जीवन का एक छोटा सा कमरा है। यानी छोटे से कमरे से बनकर बड़े कमरे बने, अपन लोग पूरा बॉडी बनी है हमारी, तो ये छोटे छोटे कमरे मिलकर क्या बनाए? एक बड़ी पूरी बॉडी का निर्माण किए हैं। बात आ गई यहाँ तक। फिर बात आती है बेटा मृत, क्या होगी? मृत कोशिका। दूसरी क्या आती है? जीवित कोशिका। अभी जीवित कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। किसने की थी बेटा? ल्यूवेन हुक ने। कब की थी? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। कब की थी? 1674 ईस्वी में। किसमें की थी? जो तालाब का पानी होता है ना, तालाब के पानी में, तालाब के पानी में किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। कब की? 1674 ईस्वी में। बात आ गई यहाँ तक। फिर बेटा अपने पास में आ जाती है आगे की तरफ कि कोशिका के आधार पर जीवन कितने भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर, कोशिका के आधार पर, तो कोशिका के आधार पर जीवन कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे और बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? तो सिंपल सी देखो, नाम से पता चल रहा है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो देखो बेटा, मैंने यहां लिखा संख्या के आधार। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर कितने प्रकार होती है कोशिका? दो प्रकार। नंबर एक आ गई बेटा एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो देखो, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? पता चल रहा है इससे। एक यानी एक, कोशिका यानी कोशिका। ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ, लिखूंगा नहीं मैं परिभाषा। एग्जाम्पल बताओ बेटा, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम, और एक और देख लो क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये क्या हो गए? एक कोशिकीय जीव हो गए। ठीक है, जैसे अपन ने देखा, आपने देखा होगा अमीबा। क्या देखा होगा? ये अमीबा है, ये अमीबा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये खाद्य दानी मान लो, खाद्य दानी या रसदानी भी कहते हैं। अब क्या करता है? जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आता है ना, तो ये क्या करेगा? ये कोशिका की साइज को बढ़ा लेता है। तो ये कोशिका की साइज को बढ़ा क्या करेगा? धीरे धीरे कोशिका की साइज को बढ़ाएगा और इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर और दोबारा अगली बार क्या करेगा? अगली बार क्या करेगा? इस पूरे को चारों तरफ से घेर लेगा इस प्रकार से, चारों तरफ से घेर लेता है और भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है।
इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तो ये एक कोश के जीवों में इस प्रकार की क्रिया होती है। इस प्रकार की यानी अमीबा अपने भोजन के लिए क्या करता है? भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और घेर लेता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस हो गया। अब बात आती है क्या? बहुकोश के जीव। तो बहुकोश के जीवों में क्या होता है? देखो, बहु यानी कि अधिक, कोश यानी कोशिका, कि ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोश के जीव कहते हैं। एग्जाम्पल कौन आएगा? एग्जाम्पल बताओ। जैसे मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली आदि। अब तुम लोग जानते हो तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लिया आपने। अब देखो आगे फिर बात आती है बेटा, अब आ जाता है, अब इसमें जो भी क्रियाएं होती है वो क्या होती है? अधिक कोशिकाओं से मिलकर होती है, यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होती है। बात ये आगे हमारे पास में। फिर बात आती है आगे की तरफ कि कोशिका किसकी बनी होती है? जंतु कोशिका किसकी बनी होती है? उत्पादक कोशिका किसकी बनी होती है? देखो बात आती है क्या नेक्स्ट कि सर यहां से, तो देखो क्या कोशिका किसकी बनी होती है? कोशिका में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका के प्रमुख अवयव ऐसे मानो, कोशिका के प्रमुख अवयव। तो कोशिका के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? तो देखो ये मान लेते हैं ये हमारी कोशिका है। ठीक है, ये हमारी कोशिका मान लेते हैं। थोड़ी देर के सब कुछ करो इस प्रकार से। ठीक है, ये कोशिका है। तो इस कोशिका में क्या होते हैं? छोटे छोटे अंग उपस्थित होते हैं इस प्रकार के। और ले लो, इस प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ये लो। और मान लेते हैं ये लो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं ये। ठीक है, अब ये होती है कोशिका, एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, अब बेटा देखो क्या होता है, इस कोशिका में कौन कौन से अवयव होते हैं? जो ये सबसे बाहरी भाग होता है ये क्या कहलाती है? प्लेज्मा झिल्ली। अब तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा? प्लाज्मा झिल्ली। क्या कह सकते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, मेम्ब्रेन। इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाहर के अंदर की तरफ जाओगे तो इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? तरल पदार्थ। तो इस तरल पदार्थ को किस नाम जानते हैं बेटा? इस तरल पदार्थ को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये आ गया। फिर कोशिका द्रव्य में क्या होगा? आपको दिख रहे होंगे ये अंग दिख रहे होंगे। तो कोशिका के द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे अंग उपस्थित होते हैं। उन अंगों को क्या कहा जाता है? कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। ठीक है, अब देखो अब आ जाता है कि सर ये हो गई बात, अपने कोशिका के बारे में पढ़ लिया। और इसके बीच में क्या होता है? एक और भाग होता है, गोलाकार संरचना होती है बीच के अंदर, गोलाकार संरचना होती है। ठीक है बेटा, इन गोलाकार संरचनाओं किस नाम जानते हैं? इन गोलाकार संरचनाओं को होती है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक। क्या कहा जाता है? केंद्रक। इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, केंद्रक। क्या बात समझ में आ गई? कोशिका ये एक स्त्री झिल्ली होती है ना, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर तरल द्रव्य भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें कोशिका हम कहते हैं। इसके बीच में एक गोलाकार संरचना होती है जिन्हें केंद्रक कहा जाता है। अब बात आती है कि सर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे बाहरी भाग प्लाज्मा झिल्ली। तो जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है और पादप कोशिका में किसकी बनी होती है? तो देखो
इस प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं अपन लोग। तो देखो बेटा, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जो जंतु कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका में कोशिका की सबसे बाहरी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। कोशिका के बाहर त्रिस्तरीय झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। किसकी बनी होती है ये अपन कहेंगे प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की, लिपिड की बनी होती है। बात आ गई। फिर आती है पादप कोशिका। कौन आता है? पादप कोशिका। अब देखो पादप कोशिका में पढ़ते हैं, तो पादप कोशिका में क्या होता है? इस झिल्ली के बाहर, इस झिल्ली के बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है। एक और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है बेटा? एक और झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और परत पाई जाती है, एक और झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज है ना। अब ये सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है? आपसे पूछा गया कि सेलुलोज क्या होता है। तो देखो, तो क्या होता है सेलुलोज कि सब ये क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है। क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है पौधों में, जो क्या करता है? उसको मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? पौधे को मजबूती प्रदान करने वाला जो अवयव होता है उसी का कहा जाता है सेलुलोज। अपन कहेंगे ये एक जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को मजबूती प्रदान करता है, यानी पौधों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी भाषा में कह सकते हैं। फिर बात आती है कि आगे की तरफ बात हो गई। अब देखो कि सर ये प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, वो क्या कार्य करती है? देखो प्लाज्मा झिल्ली क्या कार्य करती है, ध्यान समझो। इसको जो आवश्यक पदार्थ है, प्लाज्मा झिल्ली एक छिद्रित होती है, इसमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको तो अंदर जाने देती है तथा अनावश्यक पदार्थ को जाने से रोकती है, तथा जो पदार्थ बनते हैं उसके अंदर उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली क्या होती है साहब? तो अपन कहेंगे कि सर जो कोशिका है ना, कोशिका के बाद त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। ये त्रिस्तरीय झिल्ली का कार्य करती है, आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का तथा अनावश्यक पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने से भी रोकती है। इस कारण से इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयन कर करके, यानी जो आवश्यक पदार्थ उसको कहीं आ जा भाई तो अंदर, और अनावश्यक पदार्थ को अंदर नहीं आएगा भाई। कहीं कहते नहीं कहते पर लोग, जो हमारे कोई मेहमान आ रहे हैं या बिना मेहमान आ रहे तो मेहमान आके तो उनको अंदर बैठा नहीं सर, अपने सत्कार वगैरह करते हैं। और जो मेहमान कोई अनजान आदमी आ जाए और तो उसको कहेंगे वही बाहर खड़ा हो जाए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो जो अनावश्यक वस्तु है उसको तो बाहर रोक देती है, आवश्यक वस्तुओं को अंदर जाने देती है। इस कारण से क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। बात आगे यहाँ तक समझो। फिर बात आती है बेटा कि कोशिका का संगठन। अब आ जाता है कोशिका में कौन कौन से संगठन होते हैं, तो बताओ क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ बोलो कोशिका झिल्ली। किसकी बनी होती है पादप कोशिका में? बोलो प्रोटीन और लिपिड की। जंतु कोशिका में कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर आ जाता है कोशिका में क्या होता है? एक गोलाकार संरचना होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। तो कोशिका के द्रव्य के अंदर, कोशिका के द्रव्य के अंदर छोटे छोटे अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। फिर बात आती है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर बात आती है कि आता है कि बेटा प्रासरण। क्या पढ़ेगा? प्रासरण। प्रासरण क्या होता है? तो देखो प्रासरण क्या होता है समझ। देखो बेटा मान लेते हैं ये एक अपने कोई पात्र ले लिया, बीकर ले लेते हैं। चलो ये बीकर ले लेते हैं, ठीक है, बीकर ले लिया अपने, और इसमें क्या लगा दिया अपने? देखो इसमें क्या लगा दिया? ये कोई मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन लोग? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये आती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या होता है देखो समझो, अपन ने इधर क्या भर दिया? इधर तो अपन ने भर दिया जल। किसका? जल। क्या भर दिया इसमें?
ये अपन ने कर दिया जल, ठीक है। और इधर कर दिया अपन ने नमक का विलयन, सांद्र नमक का विलयन। अब सांद्र क्यों कहा, क्योंकि इसमें इसकी मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादा है, इस विलयन के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको सांद्र कहा गया। अब मतलब अपनी पास अभी गाढ़ा विलयन है, नमक गुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें नमक अधिक मात्रा में करना, गाढ़ा है, यानी इसकी सांद्रता ज्यादा है। अब ये मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब ये क्या होगा, जो जल के अणु उसमें नमक की मात्रा कम है तो इसकी सांद्रता कम हुई, और इसकी सांद्रता तो क्या कहेंगे, जल के अणुओं का, किसका, जल के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, इधर की तरफ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करना क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। तो जल के अणुओं का, बोलो, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करना, अधिक सांद्रता की तरफ गति करना क्या कहलाता है बेटा, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण हो गया। अब प्रासरण कितने प्रकार का होता है, प्रासरण कितने प्रकार का होता है बताओ, प्रासरण कितने प्रकार का होता है, 3। कितने प्रकार का होता है बताओ, 3। नंबर 1 आता है अल्प प्रासरण, और एक आता है बेटा संप्रासरण, और एक आता है बेटा अति प्रासरण। बात आगे बोलो, अल्पप्राशन, संप्राशन और अति प्राशन। अब बात आती है बेटा कि अल्पप्राशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माना कि मैंने ये कोई पात्र ले लिया, इस पात्र में क्या रखा, किसमिस को, किसको रखा, किसमिस, किस और मिस, किसमिस को रख दिया, ये किसमिस माना, ठीक है। और इसमें भर दिया जल, क्या भर दिया, ये भर दिया जल। अब बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि जो जल है ना वो किसमिस को फुला देगा, यानी जल उसके अंदर चला जाएगा। तो क्या कहा आपने कि सर, आपने कहा कि सर जल है ना वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जल अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसमिस पानी पाकर फूल जाएगी। तो क्या कहेंगे, बोलो, जब किसी कोशिका को कम सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है, जब कोशिका को कम सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो वो जल क्या हो जाता है, कम सांद्रता से कोशिका के अंदर चला जाता है। उसमें वो जल है ना जो उस कोशिका के अंदर चला जाता है। तो बताओ, कोशिका के बाहर से जल कहां चला गया, अंदर की तरफ, तो इसे क्या कहा जाएगा, अल्पप्राशन। यानी कोशिका को कम सांद्रता वाले विलयन में रखने पर वो जल के अणु क्या होता है, बाहर से कोशिका के अंदर चला जाता है, जिसे अल्पप्राशन कहा जाता है। जैसे किसमिस का फूलना, किसमिस को जल के अंदर रखा जाए तो जल अंदर चला जाएगा, वो अल्पप्राशन का उदाहरण हो जाएगा। फिर बात आती है बेटा संप्राशन, पहला हो गया, दूसरा होता है संप्राशन। अब संप्राशन में मान लेते हैं जैसे कि सर एक और एग्जाम्पल लेते, चलो ये भी बना देता हूं आपके लिए। अब क्या किया गया, इसमें ये लो, ठीक है। अब क्या किया गया, इसमें आपने कोशिका को रखा, किसको, कोशिका। अब इन कोशिका की और इस विलयन की, ये विलयन, दोनों की सांद्रता क्या है, समान। दोनों की सांद्रता क्या है, समान है। कि कोशिका के अंदर जल की सांद्रता और कोशिका के बाहर जो विलयन उसकी जल की सांद्रता दोनों की समान है। अब क्या होगा सर, जितने अणु जल के अणु कहां जाएंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, उतने कोशिका से क्या होंगे, जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो क्या कहेंगे, जब कोशिका को समान सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो जितने जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं उतने जल के अणु बाहर निकलते हैं, यानी कि जितने अंदर आ रहे हैं जल के अणु उतने ही बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, संप्राशरण कहा जाता है। आगे बात समझ, यानी कोशिका को समान सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है। तो बेटा समान सांद्रता वाले विलयन में रखने पर जितने अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उतने ही जल के अणु कोशिका के बाहर निकलते हैं। ऐसे प्राशन को क्या कहा जाता है, संप्राशन कहा जाता है।
फिर आ जाता है तीसरी बात अल्पप्राशन। कौन आता है बेटा? अल्पप्राशन। तो देखो बेटा अल्पप्राशन किसे कहते हैं? अब क्या किया जाएगा? अति सुन क्या अति, ये तो अल्प हो गया, अति प्राशन। अब अति प्राशन क्या होता है? देखो माना कि ये देखो अति प्राशन किसे कहेंगे? ध्यान समझना। अति प्राशन में क्या होता है बेटा? यदि कोशिका को, ये कोशिका है ना, अब इस कोशिका को क्या रख दिया जाए? इस कोशिका को क्या रख दिया जाए? बोलो अधिक सांद्रता वाले विलयन में। इसमें रख दिया जाए अधिक सांद्रता वाले विलयन में। ये अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाए, अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाएगा। और जब अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? बोलो कोशिका के अंदर का जल कहां जाएगा? बाहर की तरफ, इस विलयन में आ जाएगा, इस विलयन में आ जाएगा। अब जिसके कारण क्या हो जाएगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंगूर, अंगूर को मैं नमक के बोल में रख देता हूं तो अंगूर का पानी कहां जाएगा? नमक के विलयन में आ जाएगा, जिसके कारण अंगूर पिचक जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अति प्रासरण, अति प्राशन कहा जाता है। बात आगे समझिए। तो प्राशन कितने प्रकार का? 3, अल्पप्राशन, संप्राशन और अति प्राशन। अब बात आती है बेटा आगे की तरफ, आगे की तरफ बात आती है हमारे पास में। अब पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। किसके बारे में? कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं। देखो अब आता है बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग? देखो केंद्रक के बारे में। चलो केंद्रक ले लेते हैं पहले, कोशिकांग ले लेंगे केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है समझो। तो बेटा नंबर 1, केंद्र की खोज किसने की थी? पहली बात ये देखो, केंद्र की खोज, केंद्र की खोज किसने की थी? बोलो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी बेटा? सन 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। अब केंद्र क्या होता है? देखो माना कि ये एक गोलाकार संरचना होती है इस प्रकार की। कैसी होती है बेटा? गोलाकार संरचना होती है। इसके बाहर क्या आती है ना, कई सारे अंग उपस्थित होते, कोशिकांग उपस्थित होते हैं इस प्रकार की। माना कि ये इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की क्या होती है? अंग उपस्थित होते हैं चारों तरफ। तो अब ये होता है केंद्र। तो क्या कहेंगे? कोशिका के अंदर गोलाकार संरचनाओं का केंद्रक कहा जाता है। अब कोशिका में गोलाकार संरचनाओं केंद्रक कहते हैं। अब इस केंद्रक में क्या होता है? ध्यान समझो। इस केंद्रक में क्या होता है बेटा? इस केंद्रक में क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ। क्या होता है? बोलो क्या कहेंगे? कि केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन पदार्थ होता है। बोलो क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन पदार्थ होता है। किसमें? केंद्रक के अंदर। अब जब क्या होता है? जब ये कोशिका धीरे धीरे विभाजन होने की स्टार्ट होती है तो ये क्या होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ किसके रूप में बदल जाता है? क्रोमेटिन पदार्थ किसके रूप में? दागीनुमा संरचना बना लेता है, दागीनुमा संरचना बना लेता है। ठीक है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका। अब ध्यान समझना, यहां देखो क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ठीक है, अब आता है फिर आगे की तरफ किस तरह जब क्रोमेटिन जालिका बनती है और जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है ना, तो क्रोमेटिन जालिका क्या होती है? क्या हो जाती है? क्रोमेटिन जालिका कुंडलित होकर, क्या होकर? कुंडलित होकर, कुंडलित हो जाती है। और उस कुंडलित यानी छड़ाकार कैसे दिखाई देती है? छड़ा के आकार की दिखाई देती है। क्रोमेटिन जालिका जब कोशिका का विभाजन होता है तो वो छड़ के समान दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। तो लिख सकते हैं अपन लोग कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, जन के समय क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन
जालिका का छड़ाकार दिखाई देती है। किसे दिखाई देती है? छड़ाकार दिखाई देती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गुणसूत्र कहते हैं, जो गुणसूत्र कहते हैं। बताओ मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 22 जोड़ी, यानी टोटल ऑफ 46 गुणसूत्र होते हैं। तो बताओ 46 गुणसूत्र कहाँ बढ़ रहे हैं? हमारी केंद्र के अंदर। कहाँ बढ़ रहे हैं? मनुष्य में केंद्र के अंदर क्रोमेटिन जालिका होती है, वही गुणसूत्रों का निर्माण करती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो गुणसूत्र होते हैं वही आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। यानी आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ क्या होते हैं? जैसे माता पिता की शक्ल, माता पिता का चेहरा, ये सभी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ओनली गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। तो क्या कहेंगे कि गुणसूत्रों में गुणसूत्र ही आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। जैसे कहते हैं ना लोग, यार तू फलाने का बेटा है, तू कजोर का बेटा है, तू रामलाल का बेटा है, तू श्यामलाल का बेटा है। बताओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी शक्ल उसके पिता से उनको मिलती है। तो इन्हीं ये आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक लक्षण। ये आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा है? गुणसूत्रों के द्वारा है। तो आए, और गुणसूत्रों में क्या होती है? डीएनए। गुणसूत्रों में क्या होते हैं बेटा? में डीएनए होता है, डीएनए होता है। और डीएनए का पूरा नाम बताओ। डीएनए का पूरा नाम बोलो। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये बात होगी। हाँ, इस प्रकार से केंद्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब केंद्र के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद फिर आ जाता है बेटा अगला कोशिकाओं के बारे में एक बार अध्ययन करते हैं। तो कोशिकाएं किससे कहते हैं? बोलो, कोशिका किसे कहेंगे? तो बहुत आसान सी परिभाषा है कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है बेटा, कोशिकांग में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग ER। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ER। इसे क्या कहते हैं? बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम कहते हैं। तो देखो, अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम ER। अब ये क्या कार्य करते हैं सब? देखो, ये हमारी जो कोशिका होता है ना, उन कोशिका द्रव्य के अंदर क्या करती है? कोशिका के अंदर क्या करती है? प्रोटीन, किसका? प्रोटीन का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण करती है। प्रोटीन, वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है तथा जो पाचक एंजाइम, उन पाचक एंजाइमों का भी क्या कार्य करती है? निर्माण करती है। कौन? अंतर्द्रव्य जालिका। तो क्या कहेंगे कि यह, बोलो, अच्छा इसकी खोज किसने की थी? ऐसे मान लेते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका होती है थॉमसन ने। किसने की थी बेटा? अंतर्द्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? थॉमसन जी ने की थी। तो खोज लिख लो पहले। तो बोलो, खोज किसने की थी? ऐसे यार, खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी। एक तो थॉमसन जी ने, थॉमसन, और एक आता है और एक है कीथ। कौन है? कीथ आर पोर्टर ने कब की थी? 1945 में। कब की थी बेटा? 1945 में। अब क्या कार्य करती है? तो देखो, ये क्या होता है? जहां पर केंद्र उपस्थित होते हैं, उन केंद्र उपस्थित होते हैं, वहां एक झिल्लीदार कोशिका में, बोलो, कोशिका में जहां केंद्र उपस्थित होता है, सुकेंद्र की कोशिका होती है। जहां पर केंद्र उपस्थित होता है वहां पर ये क्या पाई जाती है? ER पाई जाती है ना। ER को शॉर्ट में क्या कहते हैं हिंदी में? बोलो, अंतर
अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका क्या कहते हैं बताओ, अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम सेल है ना, रेटिकुलेटम। तो ये अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन और कीथ आर ऑर्टन 1945 में। अब क्या होता है देखो, ये सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिका में, जहां पर केंद्रक पाया जाता है वहां पर एक झिल्लीदार कोशिका में होता है, ठीक है। जिसकी जो झिल्ली होती है वो केंद्रक की झिल्ली से निकलती है, यानी इसकी झिल्ली होती है ना, वो किससे निकलती है, केंद्रक से निकलती रहती है, जैसे अभी बढ़ाया था मैंने ऐसे। तो वो क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका होती है ना। ये चपटे होते हैं, आपस में जुड़े हुए थैलेनुमा संरचना होती है। तो लिख दो, तो क्या लिखेंगे, यह सुकेंद्रक कोशिका, सुकेंद्रक कोशिका में उपस्थित होती है। यह केंद्रक से निकलने वाली झिल्ली होती है, जो थैलेनुमा होती है। कैसे होती है, जो चपटी और थैलेनुमा होती है, चपटी और थैलेनुमा होती है, और थैलेनुमा होती है, ठीक है बेटा, चपटी और थैलेनुमा होती है, ठीक है। अभी इसको कितने भाग में बांटा गया है, ईआर को कितने भाग में बांटा गया है, 2। एक होता है कौन कौन सा, देखो एक होता है बेटा आर ई आर और एक होता है एस ई आर। आर ई आर क्या कहते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, यानी कि हिंदी में कहते हैं खुरदरी, क्या कहते हैं, क्या होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और एक आती है बेटा चिकनी, कौन सी आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम। बोलो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, स्मूथ यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब सर खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कहते हैं और इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कहते हैं, तो देखो बेटा, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी सतह है ना, ये माना कि जैसे इस प्रकार है ना, और ये ऐसे माना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, इनके ऊपर क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इस कारण से ये राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए खुरदरी दिखाई देती है। तो क्या कहेंगे, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर बोलो ईआर की सतह पर क्या पाए जाते हैं, पर राइबोसोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। और ये किसका निर्माण करती है, ये प्रोटीन का, किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, किसका संश्लेषण करती है बेटा, प्रोटीन का निर्माण करती है, संश्लेषण करती है। और यह किसका, पाचक एंजाइमों का निर्माण करती है, किसका, पाचक एंजाइम बनाती है, एंजाइम
मुंह का निर्माण करती है, निर्माण करती है, ऐसे मानो। ठीक है, ये हो गई कौन सी? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। फिर आती है बेटा कौन सी? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसके बारे में देखो, ये क्या होती है बेटा? इसकी जो ईआर होता है उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो फिर इसलिए किसकी बनी होती है? तो क्या कहेंगे, है ना? तो यानी कि विल बी एब्सेंट ऑफ द राइबोसोम बाय SER सेल यानी ER सेल, है ना? तो अपन कह सकते हैं क्या कि बोलो इसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, और इसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ये किसका निर्माण करती है? बोलो वसा और लिपिड, वसा व लिपिड का निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम हो गया, अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका। देखो खोज किसने की थी? थॉमसन, किथ और पार्टर ने 1950 में। ये सुकेंद्रीय कोशिका में उपस्थित होती है। ये केंद्रक से निकलने वाली झिल्ली होती है जो चपटी थैलेनुमा होती है। ये दो प्रकार की होती है, RER SER। RER को क्या कहते हैं बेटा? रफ, ROUGH, रफ, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, रेटिकुलेटम, है ना? और इसको कहते हैं स्मूथ, क्या कहते हैं इसका मतलब? स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम हो जाएगा। बात ये आ गई। फिर दूसरा बात पढ़ते हैं अपन लोग, क्या दूसरा पढ़ते हैं? गोल्जिकाएं। क्या पढ़ते हैं? गोल्जिकाएं। खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो। अब आता है बेटा कौन सा? गोल्जिकाएं, गोल्जिकाएं। ठीक है, नहीं समझ दिख रहा हो तो दोबारा लिख देता हूं, गोल्जिकाएं। खोज किसने की थी इसकी? खोज, है ना? कैमिलो गोल्जिकाएं, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है ना? कैमिलो गोल्जी ने। अब क्या होती है देखो बेटा, समझो। ये क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे चपली पुट्टिकाओं का एक समूह होता है। चपली बोलो, यह चपटी, ऐसे लिख दो, चपटी पुट्टिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो ER के संपर्क में रहता है, जो ER के संपर्क में रहता है, किसके संपर्क में रहता है? ER के संपर्क में रहता है। बात आ गई। अब आती है बेटा आगे की बात में, उसके बाद में नेक्स्ट, ये क्या होती है? फैक्ट्री होती है। क्या होती है? पैकिंग फैक्ट्री। इसे पैकिंग फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैकिंग फैक्ट्री, पैकिंग फैक्ट्री भी कहते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? जो ER में जो पदार्थ बनते हैं ना, उनका पैकिंग करने का कार्य करती है। अतः यह ER में निर्मित पदार्थों की पैकिंग करती है। क्या करती है बेटा? पैकिंग भी करती है, ER ना पैकिंग करने का कार्य करती है। कौन करती है? गोल्जिकाएं। उसके बाद में आती है बेटा, और ये क्या होती है? कोशिका के अंदर जटिल तंत्र का निर्माण करती है। क्या होता है? यह कोशिकाओं में जटिल तंत्र का निर्माण करती है, जटिल तंत्र का निर्माण करती है।
और अगली बात, जो पुट्टिकाएं होती है जैसे ऐसे, इसमें क्या होती है इस प्रकार की, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये पुट्टिकाएं क्या कहलाती है, पुट्टिकाएं, है ना, जो एक दूसरे के समांतर रहकर एक समूह का निर्माण करती है, एक समूह बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कुंडिकाएं। क्या कहते हैं, कुंडिकाएं। तो क्या कहते हैं, देखो अगला पॉइंट क्या कहते हैं, पुट्टिकाएं, पुट्टिकाएं एक दूसरे के समांतर होकर एक संरचना बनाती है, जिन्हें कुंडिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडिकाएं कहते हैं, कुंडिकाएं कहते हैं। ये कुंडिकाएं हो गई। अब इसके कार्य, तो कार्य क्या क्या है, देखो इसके कार्य क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है। नंबर एक, ये क्या कार्य करती है, ईआर द्वारा बनाए गए पदार्थों का पैकिंग करती है। तो नंबर एक, ईआर द्वारा निर्मित पदार्थों पदार्थों की क्या करती है, कि पैकिंग करती है। दूसरी बात, इस शक्कर से भी जटिल पदार्थ का निर्माण करती है। क्या करती है, शक्कर से भी जटिल पदार्थ का निर्माण करती है, जटिल पदार्थ का निर्माण करती है। और एक और बात, तीसरी बात आती है बेटा, क्या देखो, ये राइट किसका, ये हमारे पास में किसका निर्माण करती है बेटा, ये हमारे पास लाइसोसोम का, ये है लाइसोसोम का निर्माण करती है, लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। खत्म। ये हो गई कार्य। दोबारा देखो, एमिनोगोल्जी ने खोज की थी। ये एक चपटी पुट्टिकाओं का एक समूह होता है जो ईआर के संपर्क में रहता है। ये पैकिंग की फैक्ट्री है, अतः यह ईआर द्वारा निर्मित पदार्थों की पैकिंग भी करती है। ये कोशिकाओं में जटिल तंत्र का निर्माण करती है। पुट्टिकाएं एक दूसरे के समांतर होकर जटिल संरचना बनाती है, जिसे कुंडिकाएं कहते हैं। कार्य, ईआर द्वारा निर्मित पदार्थों की पैकिंग करना, शक्कर से भी जटिल पदार्थों का निर्माण करना, और ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। फिर आ जाता है लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, लाइसोसोम के बारे में। तो ये पास्ट रिवीजन के लिए बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा जैसे आप चाह रहे हो कि यार हमें ऐसे वीडियो मिलते रहे, तो बेटा आपका जो प्यार होता है वो प्यार के आधार पर यदि मुझे प्यार मिलता रहा तो मैं बार बार क्या है आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो चलते हैं आपका किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। अगला कोशिका में लाइसोसोम। अब आता है अगला कोशिका में लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम देखो, लाइसेंस क्या देखो, लाइसेंस। और लाइसेंस नहीं बनाए तो क्या करेंगे बताओ, नहीं बनाए क्या करेंगे, पुलिस वाले क्या करेंगे, पकड़ेंगे, है ना। और पुलिस वाले पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, पुलिस वाले पकड़ के क्या करेंगे, डुबो के मारेंगे। क्या करेंगे, डुबो कर मारेंगे। पुलिस वाले पकड़ेंगे और पुलिस वाले क्या करेंगे, बोलो, डुबो कर मारेंगे, डुबो कर मारेंगे। तो डुबो कर का मतलब क्या था, इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने। बोलो, खोज किसने की थी, डुबोने का मतलब खोज किसने की थी, डी डुबे ने। किसकी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने। अब आता है लाइसोसोम। तो ये क्या होती है बेटा, गोलाकार संरचनाएं। क्या होती है,
ये हमारे शरीर के अंदर गोलाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। एक झिल्ली कोशिकांग है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, तो लिखो क्या होती है, यह है एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचनाएं, क्या होती है बेटा, गोलाकार संरचनाएं होती है, गोलाकार संरचना जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। फिर आगे बात आती है बेटा, पाचक एंजाइम हो गए। अब अगली बात आती है बेटा इसके अंदर, पाचक एंजाइम अपने कर लिया। अब क्या आता है कि जो लाइसोसोम है वो क्या कहा जाता है, कोशिका का स्वीपर, क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को बोलो, लाइसोसोम को चलने बंद हो गया है, तो लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहते हैं बेटा, स्वीपर, कोशिका का स्वीपर कहते हैं, क्यों, क्योंकि क्या करती है, जो सड़ी गली कोशिकाएं होती है, मृत कोशिका होती है, उस मृत कोशिका का भी पाचन करता है, कोशिका की सफाई का कार्य करता है, अर्थात यह मृत कोशिकाओं का पाचन कर कोशिकाओं का सफाई करता है, कोशिका की सफाई करता है ना, कोशिका में सफाई का कार्य करता है। कौन, बोलो, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। फिर आ जाता है अगली बात, सर ये और क्या कार्य करता है, तो देखो बेटा, ये कोशिका में क्या होता है बेटा, जब हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं, या ऐसे मान लो कोई जो भोजन बाहर से अंदर आ रहे हैं, जटिल कण, उन जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ देता है, यानी बाहरी भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ने का कार्य करता है, और जो बाहरी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उन बैक्टीरिया वगैरह को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है। तो लिख दो, ये है बाहरी पदार्थों का शरीर, बाहरी पदार्थों एवं बैक्टीरिया को अपघटित कर छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, छोटे कणों में तोड़ देता है छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, जिसके कारण क्या होंगे, बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, कोशिका के अंदर, है ना। फिर अगला बात आती है क्या, नेक्स्ट, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे आत्मघाती थैली, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं बताओ, क्यों कहते हैं इसको, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्यों, कि जब कोशिकाएं क्या होती है, मृत हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिकाएं जब मृत होती है या क्षतिग्रस्त होती है, तब क्या होती है, लाइसोसोम की कोशिकाएं फट जाती है, और लाइसोसोम की कोशिकाएं फटकर पाचक एंजाइम का स्राव करती है। ये जब पाचक एंजाइम का स्राव करती है तो खुद ही कोशिका भी क्या कर लेती है, पाचन कर लेती है। इस कारण से क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी कि जब मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है, यानी उपापचय क्रिया हमारे शरीर के अंदर, तो कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। क्या हो जाती है, कोशिकाएं मृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब कोशिकाएं मृत हो जाती है या विभाजन होने वाली होती है, उस समय क्या करती है, जो लाइसोसोम है वो खुद ही कोशिका को क्या करता है, फट जाती है, और जब खुद की कोशिका टूटती है तो उसमें से एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, खुद के एंजाइम खुद ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लिखो क्या होता है, कोशिका में उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया के समय
कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिकाएं क्या हो जाती है बेटा, क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त आधा सा है, ग्रस्त हो जाती है, हो जाती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। और जिसके कारण क्या होता है बेटा, लाइसोसोम, लाइसोसोम की कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है, कोशिकाएं फट जाती है, फट जाती है, जिसमें से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं, स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यूं क्या आत्मघाती थैली है ना, क्यों कहती है, देखो बहुत आसान सी बात है कि जब उपापचय क्रिया होती है तो उपापचय क्रिया उसमें कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त और मृत हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम कोशिका फट जाती है, लाइसोसोम की कोशिकाएं फट जाती है, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम की कोशिका झिल्ली, ऐसे लिखना, कोशिका झिल्ली फट जाती है, जिसमें पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम बाहर निकलते हैं जो स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी स्वयं की कोशिका का पाचन कर रही है तो उसे आत्मघाती थैली कहते हैं, नहीं कहते, इसलिए आत्मघाती थैली कहते हैं। फिर अगला आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट गोल्जी का होगी, अब आती है माइटोकॉन्ड्रिया, किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बताइए किसके समान सकता है, कौन के समान, मॉडर्न फोन, किसके समान सकता है, मॉडर्न फोन के लिए, तो फोन क्या काम आता है, कॉल करने के, तो बताओ खोज किसने की थी इसकी, खोज कोली करने, कोली कर है ना। अब जब कॉल करे तो जब कॉल कर रहे थे है ना, तो पीछे से आकर अपन को बंदी बना लिया, हाँ तो किसको कॉल कर रहा है, पकड़ लिया, बंदी बना लिया, अब जब वहां जाएगा तो नाम किसने दिया था, बेंदा ने, किसने दिया था बेटा, बेंदा ने, नाम किसने दिया था, बेंदा ने। तो बताओ ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो देखो ये है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित, बाहरी झिल्ली कैसी पाई जाती है, छिद्रित होती है, ठीक है। और आंतरिक झिल्ली कैसी होती है बेटा, आंतरिक झिल्ली वलयनुमा होती है, वलयनुमा होती है, किसके नुमा होती है, वलयनुमा होती है, आंतरिक झिल्ली वलयनुमा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये आंतरिक झिल्ली कैसी होती है बेटा, वलयनुमा, ये ऐसे वलय बना रहे ऐसे, देखो दोबारा, ये तो बाहरी झिल्ली हो गई, छिद्रित होती है, और ये आंतरिक झिल्ली ऐसे होती है वलयनुमा, ऐसे, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी, क्या कहा जाता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, है ना। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, इसमें तरल पदार्थ स्थित होता है,
स्थित होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। और अगली बात, इस पर क्या पाए जाते हैं बेटा? राइबोसोम। ऐसे क्या पाए जाते हैं सतह पर? राइबोसोम पाए जाते हैं ऐसे। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात एक और, ये किसका निर्माण करते हैं बेटा? इसका खुद का डीएनए होता है। इसमें बोलो, इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें खुद का डीएनए होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस, पावर यूएससी, पावर हाउस यानी कि कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं इसे। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समय समय पर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती रहती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया समय समय पर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती रहती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यह समय समय पर कोशिका को एटीपी ऊर्जा प्रदान करती रहती है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जिसके कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। और आता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आगे बात समझिए, बोलो दोबारा से। ये दोहरी झिल्ली कोशिका में बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, आंतरिक झिल्ली वलयनुमा होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ स्थित होता है, जिसे आधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आधात्री कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें खुद का डीएनए होता है। इसमें कोशिका का पावर हाउस से बिजली घर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये समय समय पर कोशिका को एटीपी ऊर्जा प्रदान करती रहती है, इस कारण से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब सेकंड लास्ट बच गया क्या? प्लास्टिड। क्या बच गया? लवक पढ़ेंगे, और लवक के बाद में रसायनियां पढ़ेंगे, और कोशिका का विभाजन। छोटे छोटे दो लोग क्या, उसको कंप्लीट करके पार्ट समाप्त करते हैं। देखो बेटा, क्या होता है प्लास्टिड, लवक। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, लवक क्या होता है? आपने कभी देखा हो जूता, अपना जो सर्दियों में पहनते हैं ना जूते घरों के अंदर, वैसी वाली चप्पल, यानी इस प्रकार की संरचना होती है। ऐसे जूते पहनते हैं ना लोग गर्मियों में, सर्दियों के अंदर, घरों के अंदर। इस प्रकार के पहनते हैं ना, ऐसे यू बनाओ, यानी दोबारा पहले ऐसे बनाओ, फिर ये
फिर इसके पास में से एक और ले लेते हैं, ऐसे, और इसको ऐसे बना दो। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है, अपन गर्मियों में पहनते हैं वो। ठीक है, और इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या होता है बेटा, ये ऐसे बना देते हैं इसको, इतना ही छोड़ो, नो यार, इसको पूरा लेते हैं यहां से। अब इस प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे गोल, ऐसे ही तो पहनते हैं। तो वे इस प्रकार की संरचना, जिसे क्या कहता है, प्लास्टिड। क्या कहता है, प्लास्टिड कहते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। तो लिखो, यह है पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जहां पर प्रकाश संश्लेषी क्रियाएं होती है, जहां पर प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषी क्रियाएं होती है, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और जो लवक है, लवक का खाली भाग, खाली भाग क्या कहलाता है बेटा, खाली भाग है, रिक्त भाग क्या कहलाता है, पीटी का। क्या कहलाता है, पीटी का कहलाती है। खाली भाग क्या कहलाता है बेटा, इसका अंदर वाला भाग जो होता है ना, वो पीटी का कहलाता है। ठीक है, खाली वाले भाग क्या कहलाता है, पीटी का। या आप ऐसे मान लो, इस प्रकार की संरचना होती है दिल वाली। अगर आपने देखी हो तो मैं चित्र दोबारा बना देता हूं। तो ये वाला अंदर वाला भाग होता है, ये वाला, ये खाली भाग। इस खाली भाग को क्या कहते हैं बेटा, पीटी का। क्या कहते हैं, पीटी का कहा जाता है। ये लो, ये पीटी का हो गया। इसमें क्या होती है, जो ऐसे सिक्कों की, गोलाकार सिक्कों की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें थाइलेकोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड कहा जाता है। और ये एक दूसरे को प्रसन्न कर, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होकर एक डेरी नुमा संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेरी नुमा संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना। और ग्रेना को जोड़ने वाले भाग, ग्रेना को आपस में जोड़ने वाले भाग क्या कहलाते हैं, इंटरग्रेना। क्या कहलाते हैं, इंटरग्रेना कहलाते हैं। तो लिख देता हूं, ये तो हो गया ग्रेना, और इसका एक भाग क्या हो गया, थाइलेकोइड, लेकोइड। ठीक है, तो 9th में इतना ही है, फिर बाद में आगे चलेंगे तो आगे क्लासों में पढ़ते रहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो देखो क्या हो जाता है, लवक में पीटी का में से, पीटी का में क्या कहते हैं, गोलाकार चपटी संरचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, चपटी संरचनाएं होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे चपटी संरचनाएं होती है, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड हो गया, और थाइलेकोइड आपस में मिलकर, यानी तो थाइलेकोइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिक्कों की डेरी नुमा संरचना, सिक्कों के समान डेरी नुमा संरचना बनाते हैं, डेरी नुमा संरचना बनाते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, सिक्कों के समान डेरी नुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। क्या करते हैं, ग्रेना कहते हैं। बस इतना ही पूछेगा। ये तो है ग्रेना, और ग्रेना में जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, इंटरग्रेनम। क्या कहलाता है, इंटरग्रेनम। ठीक है, और बात बताओ, ये कितने प्रकार होते हैं, तो देखो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लवक, प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं लवक। नंबर 1 पहला आता है वर्णी लवक। दूसरा आता है अवर्णी लवक, और तीसरा आता है बेटा हरित लवक।
हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अब देखो इनको वैसे ही पढ़ा देता हूं मैं। वर्णी लवक क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा क्या, जिससे पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। जो पौधे का जो फूल वगैरह होते हैं ना, उनका रंग जैसे पीला, गुलाबी, लाल, तो ये क्या होते हैं? ये जो पौधे के को क्या होता है? रंगीन बनाने का कार्य करते हैं। जैसे पौधे में लाल रंग उत्पन्न करना, पीला रंग उत्पन्न करना, है ना, फूलों का रंग बदला, फूलों का रंग, ये सभी किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण होते हैं। फिर आते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? ये तो होते हैं रंगीन, कलरफुल, और ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं तथा भोजन का क्या करते हैं? स्टोर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि आदि का क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है अवर्णी लवक, यानी भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। कौन? अवर्णी लवक। कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का स्टोर करने का कार्य करते हैं। कौन? अवर्णी लवक। और हरित लवक, इससे पता चल रहा है क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। कौन सा? हरित लवक। दोबारा देखो, वर्णी लवक ये पौधों को रंगीन बनाता है। जैसे पुष्पों का आकार, पुष्पों का जो रंग है वो चेंज हो जाता है, कभी कोई पीला हो जाता है तो लाल हो जाता है, या पिंक कलर का गुलाबी हो जाता है। तो पौधों को रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? वर्णी लवक। फिर आता है अवर्णी लवक। ये अवर्णी लवक क्या करते हैं? ये रंगहीन होते हैं, पौधों को रंगहीन बनाते हैं तथा पौधों में जो भोजन का भंडारण होता है ना, उस भोजन की भंडारण करने का कार्य करते हैं। खाद्य पदार्थों का भंडारण करते हैं, संचित करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह आदि। फिर आता है हरित लवक। हरित लवक अपन खुद जानते हैं, पौधों में जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण ही होता है। यानी पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। और जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन अपना भोजन बनाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? हरित लवकों के कारण। फिर आ जाता है बेटा अपने पास में नेक्स्ट, ये हो गया। अब लास्ट आता है रसदानी, सेकंड लास्ट। एक रसदानी का छोटा सा टॉपिक है, रसदानी या पढ़ के फिर कोशिका का विभाजन, पाठ समाप्त। देखो बेटा, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रसदानी के बारे में। किसके बारे में? रसदानी के बारे में। तो रसदानियां क्या होती है बेटा? देखो, रसदानियां ठोस एवं तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। ठोस और तरल पदार्थों को संग्रहण करने वाली थैलियां होती है। ये जंतु कोशिकाओं में रसदानियां छोटी होती है, जंतु कोशिकाओं में उसमें रसदानियां छोटी होती है, और पादप कोशिकाओं में रसदानियां बड़ी होती है। ये पादपों में यह कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% भाग बनाती है। कितना परसेंट भाग बनाती है? 50 से 90% भाग बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तथा पादप कोशिका में ये रसदानियों में तरल पदार्थ भरा रहता है। पादप कोशिका की रसदानी में क्या होता है? तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसके कारण कोशिका को स्पीड और कठोर बनाए रखती है। कोशिका को फूली हुई बनाए रखती है और कठोर बनाए रखती है। यानी कि इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसके कारण ये कोशिका को क्या बनाए रखती है? फूली हुई और कठोर बनाए रखती है। ठीक है। पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ रसदानी में ही स्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पौधों के लिए जो बहुत आवश्यक पदार्थ होते हैं, है ना, वो किसके अंदर होते हैं? रसदानी में स्थित होते हैं। जैसे आवश्यक पदार्थ अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि। एक कोशिकीय जीवों में जल एवं अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी कौन करती है? रसदानी ही करती है। जैसे अमीबा वगैरह होते हैं ना, उसमें भोजन का क्या और ग्रहण किया जाता है। फिर क्या एंडोसाइटोसिस करते हैं, तो वहां रसदानी में क्या होता है? रस निकलता है ना, और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रसदानी के द्वारा किया जाता है। यानी क्या लिखोगे आप कि रसदानी क्या होती है? बोलो, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या होता है? संग्राहक थैलियां होती है, तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। जंतु कोशिका में छोटी तथा पादप कोशिका में बड़ी होती है। पादपों में ये आयतन का, कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग बनाती है। पादप कोशिका में रसदानी तरल पदार्थ भरा होता है। पादप कोशिकाओं को, जिसके कारण कोशिकाओं को स्पीड बनाए रखने का कार्य करती है और कठोर बनाए रखने का कार्य करती है। यहाँ पर पादपों के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, पादपों का जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी को क्या होता है? इसी के अंदर स्टोर रहता है। तथा एक कोशिकीय जीवों में जल एवं अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अब आता है कोशिका का विभाजन। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका का विभाजन। तो कोशिका का विभाजन किसे कहते हैं? फटाफट कर लेते हैं इसको भी, तो ये चैप्टर खत्म है। कोशिका का विभाजन। तो कोशिका का विभाजन क्या कहेंगे? कि कोशिका विभाजित होकर
कोशिका विभाजित कैसे होती है ना, तो उसके बारे में पढ़ने आया। तो देखो तो यहाँ आती है जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो क्या होता है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुरानी कोशिका से नई कोशिका के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है बेटा, विभाजन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समसूत्री विभाजन और एक आता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो देखो नंबर 1 समसूत्री विभाजन। देखो बहुत आसान सी है परिभाषा। जैसे कि माना कि ये कोशिका है, ठीक है, इसमें क्या है बेटा, कोशिका है। अब इस कोशिका में क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, मान लेते हैं ये गुणसूत्र है, ठीक है, ऐसे ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये सेंट्रोमियर कहलाता है, ये आपस में जुड़े हुए है ना। अब जब इस कोशिका का विभाजन होता है, वृद्धि और विकास होता है, तो वृद्धि और विकास होने के बाद क्या हो जाती है, ये तो कहलाती है क्या, मात्र कोशिका। क्या कहलाती है, मात्र कोशिका। और ये क्या कहलाती है, ये जो नई कोशिका बनेगी 1 1 2, ठीक है ना। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, मात्र कोशिका के समान। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, मात्र कोशिका के समान होगी। तो कितनी कोशिकाएं बनती है, 2। कितनी नई कोशिकाएं बनती है, 2। मात्र कोशिका से 2 पुत्री, जब कोशिका का विभाजन होता है, वृद्धि और विकास होता है, तब मात्र कोशिका से क्या जाती है, विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन्हें क्या कहते हैं, पुत्री कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं, है ना। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, मात्र कोशिका के समान रहती है। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब कोशिका की वृद्धि और विकास होता है, कोशिका की वृद्धि और विकास होता है, तो मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, मात्र कोशिका के समान होती है, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन हो गया। इसमें क्या कार्य करते हैं, ये कार्य क्या है इसके, समसूत्री विभाजन की
ऊतकों की मरम्मत करने का, जो मान लग जाती है ना, त्वचा कभी बार गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं, लग जाती है, तो उसकी मरम्मत का कार्य कौन करती है? यही करती है। तो क्या करते हैं? ऊतकों की मरम्मत का कार्य करती है। यह है ऊतकों की मरम्मत का कार्य करती है। यह मरम्मत का कार्य करती है। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, मरम्मत का कार्य करती है। और वृद्धि और मरम्मत का कार्य, ये जीवों में क्या करती है? दूसरा वृद्धि का, जीवों की वृद्धि में सहायक है, तो वृद्धि और मरम्मत का कार्य करती है। ऊतकों की क्या है? वृद्धि हो जाएगी, और जीव और ऊतकों की मरम्मत का कार्य करती है। उसे क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? दो पुत्री कोशिकाएं टूट कर कितनी बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगी? 4। 2 से कितनी बढ़ेगी? 4। अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगी। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। उसे क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अब आता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसे देखो, माना कि कोशिका है, ठीक है, इसमें कितने गुणसूत्र है? 1 2 3 और एक और ले लेते 4, ठीक है। इसमें कोशिका का विभाजन होगा। जैसे ही कोशिका का विभाजन हुआ, ये मात्र कोशिका तो 2 1 से कितने बनेंगे? पहले 2, कितने बनेंगे? 2। जैसे 1 रे 2, ठीक है। इनमें कितने कितने गुणसूत्र होंगे? इसके बराबरी में कितने कितने होंगे? 4 4, 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 और 4। अब क्या होंगे? ये विभाजित होकर क्या हो जाएंगे? 2 पुत्री कोशिकाएं बना लेंगी, 1 ऐसे, ठीक है। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी जाएगी? 2 2, 1 2 1 और 2, तो 1, तो कितनी कोशिकाएं बन गई? कितनी संतति कोशिकाएं बन गई? 4। तो क्या कहेंगे? तो देखो, तो यानी ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिका में, ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, तथा एक मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? से 4 नई संतति कोशिकाएं बनती है। ठीक है, 4 नई संतति कोशिकाएं बनती है, जिसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन कहते हैं। ये क्लियर हो गया? कार्य क्या है इनका? कार्य छोटा सा है, देखो, है, ये युग्मकों का निर्माण कर सकती है। क्या करती है? युग्मकों का निर्माण करती है। यह युग्मकों का निर्माण करती है। युग्म कितने कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से थे? तो शुक्राणु का
और अंडाणु का। तो ये शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती है। ये युग्मकों का शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती है। कौन कौन? अर्धसूत्री विभाजन में। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं? इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। एक मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 सतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण करती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती है। कौन? अर्धसूत्री विभाजन, है ना। इसलिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से पाठ समाप्त हो जाता है। बेटा ज्यादा नंबरों का पाठ है, इसलिए इसको एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा फिर देखें, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आपका जो प्रेम और व्यवहार है वही हमें मोटिवेट करता है, ताकि जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।